मैं बहुत गरीब था और काम करने की गर्ज से बैरून मुल्क चला गया। वहाँ एक लड़की ने मुझसे अपना ड्राइवर रख लिया। मैं इसके साथ इसके घर रहता था। वो लड़की अपने घर में अकेली रहती थी। अक्सर रात को इस लड़की के कमरे से हल्की हल्की अजीब सी आवाजें आती थी। आधी रात को इस लड़की की चीख सुनाई दी और मैं फौरन इस लड़की के कमरे में गया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो लड़की तो दो मर्दों के साथ, क्योंकि मासूम से भोले भाले दिखने वाले चेहरे कभी कभी अंदर से बहुत ही घिनौने होते हैं। हमारे ही इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, लेकिन दर हकीकत वो हमारे अपने नहीं होते। जिंदगी में कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब हम लोगों को समझने में गलती कर बैठते हैं, और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब सच मेरे सामने आया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अमेरिका में गर्मी जब शिद्दत इख्तियार करती तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। घर पूरी तरह एयर कंडीशनर होने के बावजूद भी मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होता। रात को भी सांस लेना मुश्किल लगता और इसलिए मैं अपने कमरे से निकलकर घर में टहलने लगता। आज रात भी गर्मी पूरे जोरों पर थी और मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे से निकल गया और यूं ही चहलकदमी करने लगा कि जब ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी मालकिन के कमरे से दबी दबी सी आवाजें आ रही हों। मैं हैरान रह गया, क्योंकि घर में रात को मेरी मालकिन और मेरे सिवा और कोई नहीं होता था। शायद मुझे वहम हो गया था। मैं थोड़ी देर यूं ही सारे घर में टहलता रहा और फिर अपने कमरे में सोने के लिए वापस आ गया। ये एक बड़ा सा घर था जहां मैं अपनी मालकिन के साथ ही रिहाइश पजीर था, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया था और मालकिन ने बुरे वक्तों में मुझ पर रहम खाकर मुझे ड्राइवर रख लिया था। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और मालकिन ने खुद ही मुझे अपने घर में जगह दी थी। लेकिन आज पहली दफा मुझे किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने फौरन ही अपने जहन में आने वाले ख्यालात को झटक दिया। शायद मालकिन किसी से फोन पे बात कर रही थी। हो सकता है फोन स्पीकर पर हो। मेरी मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। शायद अस्पताल से ही किसी का फोन आया हो। मालकिन बहुत ही रहम दिल और नेक औरत थी। अपने मरीजों की खातिर जान देती थी। मैंने मालकिन के घर में गुजरे 9 महीनों में कोई बुराई नहीं देखी थी। अगली रात में गर्मी ने मुझे फिर बेचैन किया और मैं यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। फिर मैं मालकिन के कमरे के करीब पहुंचा तो मुझे आवाज सुनाई दी। ये फोन के स्पीकर की आवाज महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन के कमरे में कोई मौजूद है। दबी दबी सरगोशियों ने मेरे अंदर तजस्सुस पैदा कर दिया था। लेकिन मैं एक मामूली सा मुलाजिम था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के इस पहर में मालकिन के कमरे के करीब भी जाता। मेरे लिए सब कुछ बहुत गैर मामूली था, क्योंकि मैंने आज तक मालकिन का कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं देखा था। वो यहाँ तन्हा रहती थी और उनके घर वाले किसी दूसरे मुल्क रहते थे। मैं सारी रात यूं ही बेचैनी से बाहर गुजार कर वापस अपने कमरे में आ गया। आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए कौन आ सकता था, जबकि मेरी मालकिन तो शादीशुदा भी नहीं थी। वो खूबसूरत और जवान लड़की थी, लेकिन अभी तक मालकिन ने शादी नहीं की थी। मालकिन हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं जाती थी। जितना वक्त मालकिन अस्पताल में होती मैं गाड़ी लेकर बाहर खड़ा रहता और इनका इंतजार करता। मैं बहुत ज्यादा हैरान था कि मालकिन की जिंदगी में ऐसा कौन था जो आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए आता था और जिससे मैं बिल्कुल बेखबर था, जबकि मुझे मालकिन के हर पल की खबर होती थी। इन्हीं सोचों के साथ मैं बिस्तर पे लेटा तो थोड़ी ही देर में मुझे नींद लग गई। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक मालकिन को अस्पताल ले जाने लगा। गाड़ी की पिछली सीट पर आंखें मूंदे बैठी थी। इनका चेहरा देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वो रात भर सोई ना हो। इनके चेहरे पर जमाने की थकन महसूस हो रही थी। मैंने अचानक ही इनसे पूछ लिया कि क्या आप रात भर सोई नहीं हैं? मेरी बात सुनकर मालकिन ने गड़बड़ाकर आंखें खोल दी और कहने लगी, क्यों अर्श,
अरशद, ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं भला रात भर क्यों नहीं सोऊंगी? मैं तो 11 बजे से सो जाती हूँ। अस्पताल में काम करने के लिए मुझे पूरी नींद की जरूरत होती है, इसलिए रात को मैं बिल्कुल नहीं जागती। मालकिन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मालकिन रात को सो नहीं रही थी। लेकिन मालकिन ने तो सिरे से ही झूठ बोला था। मालकिन को भला मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? मैंने गहरी नजर मालकिन के चेहरे पर डाली, जो शीशे से बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। मैं अस्पताल आ गया था और मालकिन गाड़ी से उतरकर अस्पताल के अंदर चली गई थी, लेकिन मैं गाड़ी में बैठकर मालकिन के झूठ के बारे में सोच रहा था। मैं एक मामूली सा मुलाजिम था और मालकिन को मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात थी जो मालकिन छिपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे जहन में मालकिन के लिए जो ख्याल आ रहा था, मैं वो सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी नजर में मालकिन एक बाहया और बाकिरदार औरत थी। शाम के वक्त मालकिन अस्पताल से निकली और सीधा घर आकर अपने कमरे में चली गई। मुझे भी इसके बाद कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं भी अपने कमरे में आराम करने चला था। गर्मी ने इस कदर जोर पकड़ रखा था कि हर कोई अपने घरों में कैद था। अमेरिका में वीकेंड पर सब लोग अपने घरों से निकलकर शॉपिंग मॉल्स जाया करते थे। बाकी सारा हफ्ता सभी मसरूफ रहते। मैं भी वीकेंड पर मालकिन को मुख्तलिफ मॉल्स ले जाया करता था और इससे पहले सारा हफ्ता सिर्फ घर से अस्पताल और अस्पताल से घर का ही एक चक्कर रोज लगाना होता था। मेरी नौकरी बहुत ही पुरसुकून और आरामदायक थी, लेकिन मुझे किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं थी। अगरचा मैं अमेरिका और किसी और मकसद के तहत आया था, लेकिन अब मैं अपनी नौकरी से खुश था। सारा वक्त मैं अपने कमरे में ही रहा और रात गई जानबूझकर कमरे से बाहर निकला, क्योंकि मैं दबी दबी आवाजों के बारे में जानना चाहता था। मालकिन के कमरे से थोड़ी ही दूर मुझे वो आवाजें सुनाई देने लगी। मैं वहीं ठहर गया और वो आवाजें इस कदर हल्की थी कि मुझे पूरी तरह कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। न जाने कौन मालकिन से मिलने के लिए रात को इस शहर आता था, जिसके बारे में मालकिन मुझे भी नहीं बताना चाहती थी। कुछ ही देर बाद मैं अपने कमरे में वापसी के लिए पलटने लगा तो मुझे मालकिन की चीख सुनाई दी और मुझसे रहा न गया। मैं तेजी से मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा खुलता चला गया। अंदर के मंजर ने मुझे दहला कर रख दिया। मेरी मालकिन तो अपने कमरे में 2 आदमियों के साथ। अंदर का मंजर मेरे लिए नाकाबिले बयान था। जैसा दिखाई देता है वैसा हरगिज भी नहीं होता। मैं अपनी मालकिन को बहुत ही नेक और बाहया औरत समझता था, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था इसके बाद जैसे सब कुछ बदल कर रह गया। मैं आज से 9 महीने पहले बड़े बड़े ख्वाब आंखों में लिए अमेरिका आया। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी निकाल कर अपने एक जाने वाले की तवस्सुत से मुझे अमेरिका भिजवाया था। मेरी माँ के इस रिश्तेदार ने अम्मा को बताया था कि अमेरिका में बहुत आसानी से नौकरी मिल जाया करती है। इसने अम्मा से 5 लाख रुपए लेकर मुझे अमेरिका का वीजा और पासपोर्ट पकड़ा दिया और मैं बगैर किसी नौकरी के ही सोच कर अमेरिका चला आया था कि यहाँ आते ही मुझे मेरी मनपसंद नौकरी मिल जाएगी। मैं अमेरिका को ख्वाबों की नगरी समझ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझ पर हकीकत का इदराक हुआ कि बगैर मेहनत के इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। मैं एक छोटे से होटल में रहते हुए नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे बर्तन धोने की नौकरी मिली तो मैंने इसको गनीमत जान ली और बर्तन धोने का काम करने लगा। मेरी माँ रोज मुझे फोन करती और अपनी माँ को झूठे दिलासे देता। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने का ही वीजा था और फिर मुझे वापस चले जाना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूं। मुझसे अमेरिका की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती थी और ऐसे ही बर्तन धोकर होटल से वापस अपने कमरे तक जाने के लिए मुझे पैदल सफर करना पड़ता था और गर्मी की शिद्दत से मेरी तबीयत खराब हो जाती। ऐसे ही एक दिन बर्तन धोकर मैं होटल से निकला तो बीच रोड पर ही चकरा कर बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पे पड़ा हुआ था और एक खूबसूरत सी लेडी डॉक्टर मेरे सर पर खड़ी थी। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी और मेरे सर पर भोटी से उठ रही थी। वो लेडी डॉक्टर मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे बारे में जानकर वो कहने लगी कि मैं इसकी गाड़ी से टकरा गया था। वो तो खुदा का एहसान है कि मुझे ज्यादा चोटें नहीं आई थी, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी और वही मुझे उठाकर अस्पताल लाई थी। लेडी डॉक्टर ने मेरी हालत देखते हुए मुझे अपने घर
चलने को कहा। वो कह रही थी कि मेरा ये हाल इसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो मुझे अपने घर पर रखकर ठीक करना चाहती है। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, फिर इसके इसरार पर मैं मान गया। बेचारी का किराया भरना अब मेरे बस की बात नहीं थी। 2 दिन इस लेडी डॉक्टर ने मुझे अपनी निगरानी में रखा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। 2 दिन बाद मैंने इसे इजाजत चाही तो वो कहने लगी कि इसे ड्राइवर की शदीद जरूरत है। अगर मुझे ड्राइविंग आती है तो मुझे मुस्तकिल तौर पर अपने पास मुलाजिम रख सकती हैं। मैं पाकिस्तान में अपने दोस्तों की गाड़ियां चलाया करता था, इसलिए मुझे अच्छे से ड्राइविंग आती थी। ये बात सुनकर वो खुश हो गई, कहने लगी कि मैं इसी के घर में रह सकता हूँ और इसके ड्राइवर की नौकरी कर सकता हूँ। मुझे एक मामूल रकम देगी। लेडी डॉक्टर की बात पर मैं हैरान रह गया कि मुझे अजनबी पर इतना भरोसा कैसे कर रही है, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत था कि मुझे नौकरी भी मिल रही थी। मैंने बिना सोचे समझे ही हामी भर ली और इस दिन से ही मैं मालकिन के पास नौकरी करने लगा। मालकिन बाकायदगी से नमाज पढ़ती, घंटों खुदा के आगे सजदे में बैठी रहती। मेरे लिए तो वो एक पाकीज़ा सी फरिश्ता सिफ्त औरत थी। मालकिन ने मुझे अपने घर में सिर्फ जगह ही नहीं दी थी बल्कि इज्जत भी दी थी। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि मैं एक मामूली सा मुलाजिम हूँ। मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर मुझे तनख्वाह मिल रही थी जिससे मैं खुशी खुशी अपनी माँ को भिजवा रहा था। मालकिन ने मेरा वीजा बढ़वा दिया था और वो दिन इतनी तेजी से गुजर रहे थे कि मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 9 महीने होने वाले थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो दबी दबी आवाजें मुझे सुनाई देने लगी थी, इन्होंने मेरे अंदर एक तजस्सुस भर दिया था। और जब मैंने मालकिन के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर के मंजर ने पूरी तरह मेरे होश उड़ा कर रख दिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आधी रात को मालकिन अपने कमरे में 2 आदमियों के साथ होगी। मुझे देखती ही मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया और वो गुस्से में कहने लगी कि आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हो। मैंने मालकिन को पहली दफा इतने तेज लहजे में बात करते हुए सुना था। मैंने हिकलाते हुए कहा कि मैं आपकी चीख की आवाज सुनकर आया था, किसी परेशानी में तो नहीं है। वो 2 आदमी मुझे घूर रहे थे। मालकिन ने गुस्से में कहा कि तुम अपने कमरे में वापस जाओ और अपने काम से काम रखो। आइंदा रात के वक्त मेरे कमरे की तरफ नजर भी ना आना। मैं उल्टे कदम अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी से भर गई। मेरी मालकिन एक गैर शादीशुदा कुंवारी डॉक्टर थी। वह आधी रात को 2 मर्दों के साथ कमरे में ऐसा क्या कर रही थी कि इसकी चीख की आवाज मुझे सुनाई दी थी। मैं अब सच जाने बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन मैं जानता था कि मालकिन मुझे कभी कुछ नहीं बताएगी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो एक आदमी ने मालकिन को जोर से पकड़ रखा था और वह मालकिन के बहुत ही ज्यादा करीब था। मालकिन और इसके दरमियान फासला ना होने के बराबर था और इसी बात ने मुझे हैरान कर दिया था कि मालकिन जैसी नेक औरत कैसे एक वक्त में 2 आदमियों के साथ रात गुजार सकती है। अगली सुबह भी मालकिन मुझसे कोई बात किए बगैर गाड़ी में बैठ गई, लेकिन मालकिन का चेहरा आज भी सरसों की तरह पीला हो रहा था। रात भर की थकन इनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मैंने मालकिन से खुद ही नजरें चुरा ली। मुझे इस बात का खौफ था कि अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा और ना ही कोई नौकरी। मुझे अगली रात का इंतजार था। मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही सच का पता लगाऊंगा। मालकिन रात के खाने के बाद थोड़ी से चहलकदमी करके अपने कमरे में चली गई और इसी वक्त का फायदा उठाकर मैं मालकिन के कमरे में छुप गया। मैं चाहकर भी इस बात का यकीन नहीं कर पाया था कि मेरी मालकिन एक बदकिरदार औरत है। अगर मैं मान भी लेता कि मालकिन बदकिरदार औरत है तो फिर वो चीख क्यों मारी इसने? मालकिन के चेहरे का रंग दिन ब दिन पीला क्यों पड़ रहा था? मैं मालकिन के कमरे में छुपा हुआ था और मालकिन चहलकदमी करके थोड़ी ही देर में अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। 1 बजे के करीब कमरे में वो दोनों आदमी चले आए। देखकर मालकिन का चेहरा उतर गया और मालकिन बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। इनमें से एक बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचा। मालकिन की हलक से हल्की से चीख बरामद हुई थी जिससे इस आदमी ने अपने हाथों से घोट दिया था और इनकी हल्की हल्की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी और मेरे जिस्म से पसीने छूट रहे थे। मैं मालकिन के कमरे में बनी लकड़ी की बड़ी सी अलमारी में छुप
छुपा हुआ था। इस आदमी ने मालकिन को धक्का देकर बिस्तर पर गिराया और मालकिन को अपने मोबाइल फोन पर कुछ दिखाने लगा। साथ ही साथ वो मालकिन से कहता था कि अगर मालकिन ने इसकी बात ना मानी तो वो हर हद से गुजर जाएगा। मैं जान गया था कि वो आदमी मालकिन को ब्लैकमेल कर रहा है और यकीनन इसके पास मालकिन की कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन वो मालकिन से क्या चाहता था मैं इस बात को नहीं जानता था। मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर मेरी जान निकलने लगी थी। वो हाथ जोड़े इस आदमी से रहम की दरख्वास्त कर रही थी। इनका हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। इस आदमी ने उंगली उठाकर मालकिन को तनबीह की कि अगर इन्होंने जल्दी से इसका काम ना किया तो वो इनको बर्बाद कर देगा। मालकिन ने इसे यकीन दिलाया कि वो जल्दी इसका काम कर देंगी और वो दोनों आदमी कमरे से निकलकर चले गए। वो बिस्तर पे बैठी रो रही थी कि मैं अलमारी से निकलकर इनके सामने आ गया। मुझे देखकर इनकी जान निकल गई। वो कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको सारा सच मुझे बताना होगा। मैं इनके कदमों में बैठ गया और इनको यकीन दिलाया कि मैं इनके साथ पूरी तरह वफादार हूँ। वो कहने लगी ये दोनों आदमी बहुत खतरनाक है, बेहतर ये है कि तुम इन मामलात से दूर रहो। आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है कि मैं आपकी मदद करूं। मुझ पर आपके बहुत एहसान है और अब जब मुझे एहसान उतारने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मालकिन ने एक नजर मेरी तरफ डाली तो इन्हें इस बात का यकीन आ गया और वो रोते हुए जो सच इन्होंने मुझे बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों आदमी मालकिन को कुछ दिनों से डराने धमकाने के लिए आ रहे थे। इनमें से एक आदमी के पास मालकिन के तमाम घर वालों की तस्वीरें मौजूद थी और वह मालकिन को धमकी दे रहा था कि अगर मालकिन ने इसकी बात नहीं मानी तो वो इंडिया में मौजूद मालकिन के घर वालों को खत्म करवा देगा। वह इनसे एक गैर कानूनी और गैर इंसानी काम की डिमांड कर रहा था। मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और अमेरिका की बड़ी बड़ी अमीर औरतें इनसे अपना इलाज करवाने के लिए आती थी। कुछ महीनों से इनके पास एक औरत इलाज के लिए आ रही थी जिसे दिल की कुछ तकलीफ थी, लेकिन इस औरत की बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी कि इसकी जान को खतरा होता। मालकिन पूरी ईमानदारी के साथ इस औरत का इलाज कर रही थी और वो औरत अब ठीक होने के दर पर थी, लेकिन एक दिन अचानक इस औरत के दोनों बेटे मालकिन के पास आए और कहने लगे कि तुम हमारी माँ की दवाइयाँ बदल कर ऐसी दवाई दो जिससे इसका दिल काम करना छोड़ दे। वो दोनों बेटे अपनी माँ को मारना चाहते थे क्योंकि इनकी माँ के नाम पर बहुत ज्यादा जायदाद थी और इनकी माँ की वसीयत के मुताबिक वो जायदाद बनने के बाद ही इनके दोनों बेटे के नाम होनी थी। अमेरिका का कानून बहुत सख्त है, इसलिए वो दोनों अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर के जरिए ही अपनी माँ को खत्म करवा दिया जाए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मालकिन एक नेक और ईमानदार डॉक्टर थी और ये बात इन्हें किसी सूरत गवारा नहीं थी कि वो एक सेहतमंद औरत को गलत दवाइयाँ देकर मौत की दहलीज पर पहुंचा दे। ये काम करने पर मालकिन ने इन दोनों को साफ मना कर दिया और इनकी रिपोर्ट्स पुलिस में जमा करवाने की धमकी दी, लेकिन वो दोनों भाई बहुत ही शाती दिमाग के थे। इन्होंने मालकिन के घर वालों का सुराग लगा लिया और वो मालकिन के घर वालों को मौत के घाट उतारने की धमकियां दे रहे थे। मालकिन के घर वाले भारत के एक छोटे से कस्बे में रहते थे और वहां इन्हें मौत के घाट उतारना कोई मुश्किल काम नहीं था। अपने घर वालों के बारे में जानकर मालकिन की जान निकल गई और इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने का इरादा मुलतवी कर दिया, लेकिन वो चाह कर भी इन दोनों की माँ को गलत दवाई ना दे सकी। वो दोनों कुछ अरसे से हर रात मालकिन के पास आते और मालकिन को बुरी तरह डराते धमकाते। मालकिन किसी न किसी बहाने से इन्हें रोकती आ रही थी, लेकिन अब दोनों का सब्र खत्म हो चुका था। वो जल्द से जल्द अपनी माँ को ही मौत के घाट उतारना चाहते थे। इन्होंने मालकिन को 2 दिन का वक्त दिया था कि अगर मालकिन ने 2 दिन में कुछ नहीं किया तो इनके सारे घर वालों को खत्म कर देंगे। मालकिन ने सारी बात बताने के बाद बुरी तरह रोने लगी और वो इस कदर बुरी तरह फंस गई थी कि इसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। ये दोनों आदमी मालकिन की कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। वो जानते थे कि मालकिन यहाँ तन्हा रहती हैं। कुछ जायदाद की खातिर
आते वो संगदिल अपनी ही माँ को मरवाने की तैयारी कर बैठे थे। मालकिन के घर वालों को मारना इनके लिए क्या मुश्किल था। मैं जो मालकिन को लेकर गलत बातें सोच रहा था वो सारा सच जानने के बाद मुझे अपनी सोच पर ही शर्मिंदगी होने लगी। मालकिन तो वाकई एक नेक डॉक्टर थी। मैंने मालकिन से कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपके साथ हूँ। वो कहने लगी, वो दोनों आदमी मुझ पर पूरी तरह नजर रखते हैं और मैं घर से अस्पताल और अस्पताल से घर के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। मैंने मालकिन से कहा कि आप फिक्र ना करें, आप कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। मालकिन मेरी शक्ल देखने लगी। आप फिक्र ना करें, मैं पुलिस के पास जाऊंगा और इन्हीं की एक बात बताऊंगा। वो दोनों भाई जब एक साथ गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बाकी नहीं बचेगा। मेरी बात सुनकर मालकिन को कुछ इत्मीनान हो गया। अगले दिन मैंने मालकिन को अस्पताल छोड़ा, मालकिन की गाड़ी को अस्पताल की पार्किंग में खड़ा किया, खुद चुपके से गाड़ी से निकलकर टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने हर बात पुलिस वालों के गोशो गुजार कर दी और इसके बाद कुछ ही देर में पुलिस ने एक्शन लेकर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मालकिन ने भी अपनी मरीजा को सारा सच बता दिया। वो दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। इनकी मां ने बताया कि वो दोनों इनके सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि इनकी शौहर की पहली बीवी की औलाद हैं। लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दौलत की खातिर वो दोनों बेटे, जिन्हें इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, इनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। जरा सी हिम्मत की वजह से मालकिन इतनी बड़ी आजमाइश से आसानी से बाहर निकल आई थी। मालकिन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, अगर मैं इनका साथ ना दे तो शायद वो गलत रास्ते पे अपना कदम बढ़ा देती। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं थी। मेरे ऊपर मालकिन के बहुत एहसान थे और मैंने तो बस इन्हीं एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश की थी। आजकल लोग दौलत और पैसे के लिए इंसानियत तक को भूल जाते हैं। वो दोनों आदमी भी इतने बदनसीब निकले कि पैसों की खातिर अपनी ही माँ को खत्म करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मालकिन से माफी मांगी थी, कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन मुझे मालकिन बद किरदार महसूस हुई थी। मैं ये सोचने लगा था कि वो रात को दो मर्दों के साथ वक्त गुजारती हैं, जबकि वो तो तकलीफ की इंतहा पर थी। कभी कभी पूरी तरह सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए और अगर अपने इर्द गिर्द कुछ भी अजीब या अलग महसूस हो जरूर गौर करना चाहिए। अगर मैं मालकिन के कमरे से आने वाली आवाजों को नजरअंदाज करता और इनकी आंखों में मौजूदा तकलीफ को ना जान पाता तो शायद मालकिन अपनी मरीजा की कातिल बन जाती। अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें और हमेशा मोहतात रहें। आपके इर्द गिर्द जहाँ अच्छे लोग और अच्छाइयाँ मौजूद हैं, वहीं बहुत से बुरे लोग भी मौजूद हैं, जिनसे एहतियात का दामन इख्तियार करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।